हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स को बनाने के वक्त आपको जिन मैथमेटिक्स फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फिजिक्स बनाने में आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी ज़्यादा फार्मूला की आवश्यकता होती है। तो काफ़ी ज़्यादा फार्मूला की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ लिमिटेड फार्मूला की ही बेसिकली ज़रूरत होती है। तो 11th की फ़िज़िक्स की बात करें, 12th की फ़िज़िक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सब्जेक्ट से बात करें, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से बात करें, तो इन सभी सब्जेक्ट्स को देखते हुए मैंने यहाँ पर फार्मूला आपके लिए लिख दिए हैं। आप इन फार्मूला को अगर याद रखते हैं, मैथमेटिक्स के इन रिलेशन को याद रखते हैं, तो आप फिजिक्स के बेसिक के लेवल के सवाल से लेकर किसी भी एडवांस लेवल तक के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही इस बात को इंक्लूड किया कि 11th 12th की फिजिक्स के साथ साथ इसमें इंजीनियरिंग के भी रिलेटेड फार्मूलाज जो हैं वह आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं वह बेसिकली फिजिक्स और मैथ पर कोर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वह बेसिकली इंजीनियरिंग जो है, वह इंजीनियरिंग कहूँ या फिर पॉलिटेक्निक कहूँ, वह दोनों चीज़ें जो हैं वह मैथ और फिजिक्स पर ही कम्प्लीटली आधारित है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन कौन से वैसे फार्मूला हैं जिन फार्मूला को याद रखने पर आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स से रिलेटेड आप आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में सबसे पहले आपको कुछ ये चीज़ें जो हैं ज़रूर याद होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमारा क्या है कि हमने कोई ABC नाम का ट्रायंगल ले लिया है। ये ट्रायंगल जो है हमारा वह बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर यहाँ पर कोई एंगल थीटा है तो हम कुछ इन रिलेशंस को काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि साइन थीटा क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर ये हुआ, यह बेस हुआ और यह हाइपोटेनस हुआ। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हमारा साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। और टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के थिंग तो आपने पढ़े ही होंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें कि हमारा एच स्क्वायर हाइपोटेनस जो थ्योरम होता है उसके अनुसार एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। साथ में साइन थीटा और कॉस थीटा का आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर भी वैल्यूज मालूम होना चाहिए। और साथ में 180 डिग्री पर भी और 360 डिग्री पर भी कैसे कन्वर्सन हो रहा है इसके साइन के फॉर्मूला में, साइन के वैल्यू में, इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक कि आप इन सभी चीज़ों को जानते होंगे। बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, आप चाहे तो एक ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। साइन थीटा का जिस क्रम में बढ़ रहा है उसके उल्टा क्रम में कॉस थीटा चल रहा है। अक्सर स्टूडेंट जो हैं इसको याद करने में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो साइन थीटा का क्रम वाइज बढ़ता है वह कॉस थीटा का उल्टा होता है। देख रहे हैं, यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, वहीं पर कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, वहीं पर कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो उल्टा करना है। ओके, और वहीं पर साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होने चाहिए जो कि बेसिक का फॉर्मूला है। अब हम लोग कुछ और भी फॉर्मूला को देखते हैं जो बेसिकली आपको 11th 12th के मैथ्स में पढ़ने हैं। लेकिन 11th 12th के मैथ्स को पढ़ने से पहले, आप इन टॉपिक्स पर पहुंचने से पहले आप फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कुछ फार्मूला को कवर कर लेते हैं जो कि आप अपने मैथ के सिलेबस में उस जगह पर्टिकुलर जगह पर पहुँचने से पहले ही आपको ये फार्मूला जो है वह याद होने चाहिए। तभी आप फिजिक्स के क्वेश्चन, आप अपने रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमारा सबसे पहला वाला फार्मूला आता है वह साइन 2a का आता है। तो साइन 2a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? 2 sin a cos a हो जाता है।
ओके, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। वहीं पर cos 2a की बात करें तो cos 2a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाता है। उसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और फिर से इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ओके, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए साइन c प्लस साइन d हम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो साइन c प्लस साइन d अगर हम लोग करेंगे तो किस प्रकार से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d और cos c माइनस d, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला हमारा होगा। वहीं पर cos c प्लस cos d के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए अंतर क्या है, यहाँ पर साइन और cos है, और cos के फॉर्मूला में क्या होगा, 2 cos c प्लस d और cos c माइनस d हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलाज को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का याद रखेंगे। इन सभी फॉर्मूला को जो मैंने बताया आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में इन फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके फिजिक्स में देखने के लिए आएंगे उनको आप आसानी से बना पाएंगे। अक्सर फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेशन कुछ ना कुछ आता ही है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दरमियान। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर चल रहे हैं। एक हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या चीज़ें हैं देखेंगे कि हम लोग क्यों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, अब इस ग्राफ में छोटे छोटे कोई प्लॉट्स हैं, ठीक है, कुछ ये प्लॉट है, कुछ ये प्लॉट है, कुछ ये प्लॉट है। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमको एरिया मालूम करना है। तो हमारे पास दो तरीका है, या तो हम इस छोटे छोटे ब्लॉक का एरिया मालूम करें और उनके एरिया को मालूम करके हम क्या कर दें, हम जोड़ दें। ठीक है, या फिर हमारे पास ये तरीका है कि हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को ले लें और इसके हिसाब से हम जोड़ दें, है कि नहीं। तो देखिए अंतर कहाँ पर है, अंतर यहाँ पर है कि ये जो छोटा पार्ट हम ले रहे हैं, ये छोटा पार्ट हमारा है dx। ठीक है, किसी भी स्मॉल पार्ट को हम लोग dx के टर्म में लेते हैं। ओके, dx कहूँ या फिर डेल्टा x कहूँ, ये दोनों बातें बराबर हैं। तो ये छोटा पार्ट जो है ये हमारा है dx, और वही यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है ये पार्ट हमारा क्या है, x है। ठीक है, तो x को अगर हम छोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो dx बन जाएगा। और dx को अगर हम क्या करना चाहेंगे, बड़ा करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। उसी प्रकार से हम लिमिट भी लेंगे, 0 से लेकर 1 तक लिमिट लेंगे, तो हम इसमें लिमिट भी लगाएंगे। जैसे कि हमने लिमिट लगाया 0 से 1 का, तो हम फिर क्या करेंगे, 1 माइनस 0 करेंगे, तो हमको क्या वैल्यू आएगा, इसका 1 आएगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसी के लिए हम कर रहे हैं, किसी क्रम को हम छोटा या बड़ा बनाने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल समझेंगे इसका। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह इतनी दूरी तय करता है, ठीक है, वह इतनी दूरी तय करता है, ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम में वह तय करता है। ठीक है, x नाम की दूरी वह तय करता है t टाइम पर। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कि वह यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वह किस तरीके से कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, या फिर क्या स्पीड में कवर किया। तो अब ये पार्ट क्या हो गया, ये पूरा बड़ा वाला पार्ट तो x था, तो ये पार्ट क्या हो गया, dx हो गया, स्मॉल पार्ट। इसको पूरा कवर करने में t टाइम लगा, तो इसको टोटल कवर करने में कितना टाइम लगेगा, dt टाइम लगेगा। ओके, तो इस छोटे पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, dx और dt कर सकते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए जस्ट मैं इसका उल्टा करता, ठीक है, मैं क्या कर देता, मैं अगर मान लीजिए आपसे पूछता, मैं सिचुएशन दे देता कि मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से किसी को जाना है और किसी ने इतने का ही मैं आपको सैंपल देता हूं कि उसने क्या किया, इतनी दूरी जो है इतने टाइम में कवर किया, उसने dx दूरी जो है वह dt टाइम में कवर किया। तो आप बताइए कि टोटल x दूरी वह किस प्रकार से वह कवर करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे।
ठीक है। तो छोटे चीज को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके हम x बना देंगे, वह x बन जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे dx को, तो ठीक है। और अगर बड़ा चीज को हमको छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए, आई होप कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर उसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं, जो कि हम लोग इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल के लिए फार्मूला देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई y फंक्शन है, उस y फंक्शन में हमारा किस तरह का वैल्यू दिया गया है, x टू द पावर n का वैल्यू दिया गया है। ओके, हमारा वैल्यू किस प्रकार से दिया गया है, x टू द पावर n का वैल्यू दिया गया है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस प्रकार का वैल्यू है। देखिए, अक्सर जो लोग हैं वो कैलकुलस थोड़ी लेट से पढ़ना है मैथमेटिक्स में, लेकिन ज़रूरत फिजिक्स में इसका स्टार्टिंग से ही पढ़ने लगता है। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारा कोई y फंक्शन है और y फंक्शन का x टू द पावर 5 है, ठीक है, वैल्यू। तो अब हमको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है तो हमारा ये क्या हो गया, x टू द पावर n के क्रम में हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके जब dy करेंगे तो dy इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 जो है यही n है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। और यहाँ हम x में क्या करेंगे, 5 - 1 कर देंगे, और यहाँ पर dx हम लगा देंगे। ठीक है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, 5x टू द पावर 4 dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। उसी के अनुसार यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। वहीं पर मान लीजिए कि अगर एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ हो, ठीक है, कभी कभी एक्सपोनेंशियल में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो जेईई वगैरह के एग्जाम में देखने के लिए, हायर कंपटीशन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, या फिर हायर लेवल पर जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे या इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में, एक्सपोनेंशियल कंडीशन में हम कैसे लिखेंगे, अपने डेराइव करके हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ए टू द पावर ax dx के टर्म में लिखेंगे। वहीं पर मान लीजिए कि अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू आएगा, cos x dx आएगा। वहीं पर अगर हमारे पास y इज इक्वल टू cos x है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू आएगा, माइनस साइन एक्स dx हमको वैल्यू आएगा। वहीं पर अगर y का फंक्शन tan x है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या आएगा, sec स्क्वायर x dx आएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से याद रखना है। tan का भी sec में किस प्रकार से कन्वर्सन होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। साइन का उल्टा हम लोग कॉसेक करते हैं, सेक का कॉस का उल्टा सेक करते हैं, और tan का उल्टा हम लोग कॉट कहते हैं। ठीक है, कॉसेक, सेक और कॉट, तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और किस प्रकार से कन्वर्सन होता है ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में याद होनी चाहिए। तो ये डिफरेंशिएशन का हम लोग फॉर्मूला देखे, हम लोग कुछ इसी से रिलेटेड इंटीग्रल फॉर्मूला देख लेते हैं, जस्ट उल्टा, जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में काम कर रहे थे। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन x टू द पावर n है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 बन जाएगा। देख लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि x टू द पावर 5 है, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5+1, वहां पर हम माइनस कर रहे थे डिफरेंशिएशन में, है कि नहीं, और वहां पर जो वैल्यू हो रहा था उसको यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे थे। अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एडिशन में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अगर वही यहाँ पर लिमिट लगा हुआ होता, ठीक है, मान लीजिए कि 1 से 2, जैसे कि हम बोल सकते हैं ना, ये टाइम है हमारा, तो ये हुआ 0 टाइम, ये हुआ हमारा 1 मिनट, ये हुआ 2 मिनट, ये हुआ 3 मिनट। ठीक है, तो हमने आपसे पूछ दिया कि आप हमको बताइए 1 से 2 तक का ही हमको बताइए। ठीक है, क्या सिचुएशन रहा। तो 1 से 2 अगर हम ले लिए तो यहाँ पर हम अपना लिमिट डालेंगे। ठीक है, तो लिमिट किस प्रकार से हम डालेंगे देखेंगे। तो हम लिमिट डालेंगे तो x टू द पावर 6 है। ठीक है, तो x टू द पावर 6 और 6 हमको लिमिट डालना है 1 से 2 का, यही करना है ना। तो हम कैसे इसका करेंगे, हम करेंगे इसका 2 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 6
डिवाइडेड बाई 6। ओके, इस प्रकार से हम कर देंगे तो हमको क्या निकल कर चला आएगा, इसका लिमिट फंक्शन भी हम यहाँ पर आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए, आई होप कि आप इस बात को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की फॉर्मूला की ओर देखते हैं। तो अगर हमको इसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हमको काम करना होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ई बी एक्स बाई बी हो जाएगा। जस्ट उल्टा हम चल रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला जस्ट उल्टा चल रहे हैं। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे देख लेंगे। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम डिफरेंशिएशन में ये ए वाले को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। और देखिए इंटीग्रेशन वाले में हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही अंतर है, जस्ट ये दोनों जो है एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। वहीं पर sin x dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या आएगा, माइनस cos x आएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर sin x को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो पॉजिटिव में cos x आ रहा था, जबकि cos x को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तब निगेटिव में sin x dx आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। तो साइन का cos तो कन्वर्ट होगा ही, लेकिन साइन में निगेटिव और पॉजिटिव के साइन में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ओके, तभी तो हमारा वह फिर से उस जगह पर जाकर खड़ा हो जाएगा, है ना। मान लीजिए sin x को हम डिफरेंशिएट किए तो cos x हमको आया, तो हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आना चाहिए ना, है ना। मान लीजिए कि हम cos x को डिफरेंशिएट किए तो हमको माइनस sin x आया, तो अगर हम sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको माइनस cos x आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वह अपने हिसाब से एक दूसरे के उल्टा है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर यहीं पर हम लोग sin bx dx की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x bx बाई b हो जाएगा। वहीं पर अगर हम इंटीग्रेशन cos से bx dx का करें तो हमको क्या निकल कर आना चाहिए, sin bx बाई b निकल कर आना चाहिए। तो इन सभी फॉर्मूला को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और आई होप कि आप इसको नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ फिजिकल कांस्टेंट को भी हम लोग देख लेते हैं, जिसका अक्सर जो इस्तेमाल फिजिक्स में देखने के लिए मिलता है। तो कुछ फिजिकल कांस्टेंट जैसे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका जिक्र जो है आपको ऑप्टिक्स चैप्टर में जनरली देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इसका वैल्यू जो है वो याद होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लोग c साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू जो है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की बात करें, क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आप जानते ही हैं कि यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल फोर्स है। हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या कर रही है, एक अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रही है। तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। वहीं पर एवोगाड्रो कांस्टेंट की बात करें, जो कि आप केमिस्ट्री में देखते हैं 1 मोल इज इक्वल टू कितना एटम, नंबर ऑफ एटम होता है। तो एवोगाड्रो कांस्टेंट हम लोग n साइन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है, 6.02 × 10⁻23 पर मोल होता है। वहीं पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें कि अर्थ किस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, तो कैसे खींचता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन स्पीड से खींचता है, जिसको हम g सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो जनरल तौर पर हम लोगों के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग गैस के इन्वेलप में हैं, हम लोगों के चारों ओर गैस है, हम लोगों के सर के ऊपर में बहुत ज़्यादा गैस की मात्रा है, तो हम लोग किस में, एक प्रेशर में है। तो इसको हम लोग एटीएम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वहीं पर एलिमेंट्री चार्ज की हम लोग बात करें तो एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, चार्ज का मतलब Q, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज के लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वह आउटर सेल में मूव कर रहा है। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह कहाँ स्थिर है, ठीक है, अपने न्यूक्लियस में स्थिर है। तो हम लोग जब भी चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। इन सभी चीज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा, हर एक जगह आपको इसका इस्तेमाल होने वाला है। वहीं पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की अपेक्षा कम होता है। कितना होता है, तो 9.11 × 10⁻31 kg होता है, जबकि
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है, बराबर होता है। कितना होता है, 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतने फॉर्मूलाज को, इतने चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से याद रख रहे हैं तो मेरा दावा है कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और किसी भी तरह की कठिनाई जो है आपको नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। किसी भी तरह का मन में डाउट है तो कमेंट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझसे फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।